ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਦਫ ਬੇਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇसी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾत करते हैं सदफ बेग नाल। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, पाकिस्तान में आप क्या करते थे और हमें मालूम है कि आप पाकिस्तान मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं, बिल्कुल, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। कम अरसा मीडिया के साथ वास्ता रहा मेरा, आई शुड से। मेरी शादी एक्चुअली वाज इनटू अ मीडिया फैमिली। मेरी मदर इन लॉ 45 ईयर्स से इंडस्ट्री में है। शी इज़ वन ऑफ द आइकॉन्स इन पाकिस्तानी टेलीविजन। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, ही इज़ पास्ट away for a long time now, लेकिन शहजाद खलील उनके नाम के ऊपर जो है वो पूरी, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन की रोड इज ऑन हिज नेम। जब मेरी शादी हुई तो 2 साल तक मैं पाकिस्तान में थी आफ्टर द वेडिंग। और उन 2 सालों में मैंने कोई 2 लॉन्ग प्लेस सीरियल्स किए, बहुत सारे शॉर्ट प्लेस किए, थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी की, लेकिन हाइप से मार खा गई तो मॉडलिंग में इतना चली नहीं लेकिन म्यूज़िक वीडियोस वगैरह। सो या हम लोगों ने खुद ने एक टीवी जो है वो होस्ट भी किया था, एक शो प्रोड्यूस किया था, होस्ट किया था, डायरेक्ट किया था। द प्रोडक्शन वाज जियो टीवी की प्रोडक्शन एंड दैट वाज अ सेलिब्रिटी इंटरव्यू शो। सो काफ़ी 2 साल में जितना काम कर सकती थी करके कनाडा में आना हुआ। सो कनाडा में आप किस साल में आए और यहाँ पे आके क्या आपने उसी जो करियर आपने जो पाकिस्तान में किया था, क्या उसको परस्यू करने की कोशिश की? हार्डली कोशिश बहुत की जी, यकीन माने बहुत कोशिश की। 2003 में जब हम आए थे तो एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ग्रेजुएट होते ही पाकिस्तान में थोड़ा बहुत काम किया और यहाँ पे आए। इतनी हमारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, इतनी सेविंग्स नहीं थी इन ऑल ऑनेस्टी। जब हम आए तो वी वर हैड मिनिमल कैश और आते ही हमने सोचा था कि फॉरेन ही जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर हमने मीडिया में भी ट्राई किया, हमारी डिग्रीज मार्केटिंग में है, मार्केटिंग में भी बहुत सारी जॉब्स के लिए ट्राई किया। चूँकि वहाँ पे हम एक अच्छी पोजीशन से होके आ रहे थे तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पे आके भी अच्छी जॉब्स करेंगे, अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि या तो आप एंट्री लेवल से स्टार्ट करें, और अगर आप एंट्री लेवल से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि आपने ये मैनेजरियल पोजीशंस की या इस तरह की जॉब्स की, तो सॉरी यू आर ओवर क्वालिफाइड। बिल्कुल। और अगर आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे मसला क्या, आप कैच 22 में फंस जाते हैं कि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये दोनों सूरत हाल को देखते हुए both of us we started working in security because after 4-5 years 4-5 months I should say 4-5 महीने के बाद हमने कहा सेविंग्स पे कहाँ से गुजारा करेंगे, वेयर आर दे आर डिसअपियरिंग। तो सिक्योरिटी से स्टार्ट किया मैं। आई स्टार्टेड वर्किंग रिचमंड मॉल में एज अ सिक्योरिटी। So it was very different environment to be in. Obviously nothing that glamorous as media. लेकिन जब करना पड़ता है तो यू शुड। और मुझे ये लगा कि उस एक्सपीरियंस ने हमें इतना सिखाया, इतना बढ़ाया, ग्रो करवाया, क्योंकि हमारा ये एम नहीं था कि बस ये जॉब हो गई है, गुजारा हो रहा है तो बस दैट्स इट, द एंड ऑफ इट। बोथ मेरे और मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये था कि ये स्टार्ट है, यहाँ से कनेक्शंस बनाने हैं और इन कनेक्शन से साथ फिर हमें आगे बढ़ना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इवेंचुअली फॉर अस। एब्सोल्युटली। जब नया आता है व्यक्ति तो ऑफ कोर्स जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं यहाँ पे रिकग्निशन नहीं होती, धक्का लगता है, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन यू सी दैट यू हैव टू सर्वाइव देन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसमें से निकलता रहता है। सो कितने साल आपने सिक्योरिटी का काम किया और उसके बाद कैसे आप बाहर निकल के रियल एस्टेट की तरफ आए? एक्चुअली मैंने रिचमंड मॉल की जो सिक्योरिटी थी, जो फील्ड वर्क था, वो सिर्फ 6 महीने किया। 6 महीने के अंदर अंदर ही मुझे विद इन मेरे सुपरवाइजर्स ने रेकमेंड किया, हेड ऑफिस में एक जॉब की ओपनिंग आई थी इन द स्केड्यूलिंग एट द हेड ऑफिस। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि शी क्वालिफाइज फॉर दैट जॉब, इनको आप आगे बढ़ाएं। और मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ, इंटरनली ही मुझे हेड ऑफिस में जॉब मिल गई। वहाँ से प्रोसीड करके एक्चुअली आई शुड से ब्लेसिंग ये थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर। हम जब यहाँ आए थे तो बेटा हमारे साथ था, 1.5 साल का था वो। बेटी जो है वो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं मैटरनिटी लीव पे गई और वो मैटरनिटी लीव जो थी वाज माय रियल एस्टेट स्टार्ट। ओके। इट गेव मी अ चांस टू इवैल्यूएट द मार्केट। देखें और देखें ये चीज़ें हैं जो यहाँ के सिस्टम की बहुत अच्छी हैं कि आपको एज अ न्यू मॉम आपको 1 साल मिलता है बच्चे के साथ गुजारने के लिए। जो चीज़ें यहाँ पे नौकरी के तरह से अगर हम कहें कि कनाडा डज नॉट सपोर्ट
immigrants enough that way, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा support भी है जिसमें हमें बहुत benefit करता है आगे बढ़ने के लिए। बट सदफ एक और बात आती है, क्योंकि जिन मुल्कों से हम आते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश से आते हैं, हम जहाँ भी उस मुकाम तक वहाँ पे जो पहुँचे समा लगा, we struggled there also to reach that position. But why is it when we land over here we want that same kind of treatment? Ultimately it's a new land, everything is new, and no doubt about it. Of course कुछ लोग, अगेन हम जनरलाइज टर्म्स में बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या उनकी जो वाकई में ही डिग्री के अंदर जो उन्होंने जो कुछ किया उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। पर अब मेरे जैसा जो है शायद पीएचडी भी लिया हुआ है, पर शायद अगर मैं अंग्रेज़ी कम्युनिकेट भी नहीं कर सक रहा, तो अगेन उसमें मैं शुड आई एक्सपेक्ट कि भाई मुझे उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, या मुझे इमीडिएटली जो हम एक तरह की इंटाइटलमेंट ले आते हैं, क्या आप समझते हैं उसमें कुछ चेंजेस हमारी सोच में आने चाहिए? डेफिनेटली 100%। आई थिंक हमारा ग्रोथ का पूरा जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो उसी पॉइंट से शुरू हुआ था जब हमने ये बात अपने दिमाग में डाली कि इट डजंट मैटर हाउ वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर, व्हाट मैटर्स इज कि हमें जाना कहाँ है। वो गोल जो एंड गोल था उसने हमें ग्रो किया। अदरवाइज अगर आप सिर्फ, और दूसरी बात ये भी एक और होती है हरप्रीत कि जब लोग नए यहाँ पे आते हैं तो वो कश्तियां जला के नहीं आते। Absolutely. उनके लिए एक वो आधा इधर और आधा उधर, और जो लोग आधे इधर आधे उधर में रहते हैं वही हैं जिनको यहाँ मुश्किल ज्यादा होती है, क्योंकि हर वक्त का कंपैरिजन। वहाँ पे हमारे पास नौकर थे, चाकर थे, ये था वो था, और भी बहुत सारी चीजें कि क्या कहते हैं, ये आसाइशें चले अगर आप उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं भी आ रहे तो फिर भी आप ऐसी चीजें बहुत सारी सोचते हैं, भाई ये लोग आते थे, मिलना जुलना था, इतना कन्वर्जन, पैसों की हर चीज में कन्वर्जन, कैनेडियन डॉलर का फॉरेन के फॉरेन वहाँ के करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं ये इतना क्या है, फिर आप हर 6 महीने बाद वापस जा रहे हैं। तो इस तरह से आप कभी भी यहाँ पे फुली फोकस हुए बगैर, स्ट्रगल के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा सा मैं मीडिया की तरफ इशारा करूं कि जो जिस समय आपने वहाँ पे काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न वाज क्वाइट प्रोमिनेंट, उसके बाद जो लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन हुई और बहुत सारे अब चैनल्स खुल गए हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तानी जो सीरियल्स थे दे वर टॉक ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ भी हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी होते थे हर एक कोई चाहता था। बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्या उसके साथ वो मेयार जो था क्या अभी भी वो बरकरार है या अब कुछ और नज़र आ रहा है? 100% उसमें ड्रॉप आया है। जो मेयार था उसमें, जिस ज़माने में मैंने मीडिया में काम किया उस ज़माने में ये इन्फ्लक्स शुरू हुआ था। जियो स्टार्ट हुआ था, एयरवाइज स्टार्ट हुआ था, ये सारे नए प्राइवेट कंपनीज आ रही थी और एकदम से बहुत डिमांड बढ़ना शुरू हुई थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त भी इतनी पीटीवी वाज स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट उस टाइम पे भी, बाकी सब आ रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। अब जो है वो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, इतना ज़्यादा डिमांड हो गई है प्रोग्रामिंग की कि उसमें प्रोग्रामिंग की जो मेयार है वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा है। ऐसे ऐसे लोग मीडिया में आ गए हैं। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि जो एथिक्स थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। पहले फोकस सारा एक्टिंग के ऊपर था। इवन मैंने जब काम किया, मुझे आई शुड से कि मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे जो डायरेक्टर्स मिले, रुबीना अशरफ वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर 2 सीरियल्स दैट आई डिड, लॉन्ग जो 13 एपिसोड्स के सीरियल्स होते हैं। कोई भी फोकस ये नहीं था कि कपड़े क्या पहनने हैं और मेकअप क्या करना है। इनफैक्ट मेरा एक प्ले तो टोटली विदाउट मेकअप था, टोटली, बिकॉज फोकस था स्क्रिप्ट के ऊपर, एक्टिंग के ऊपर। और ये तो मेरा थोड़ा सा 2 साल का करियर की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग पुराने वहाँ पे काम करने वाले हैं टेलीविजन में, वो तो इस चीज़ से अभी भी गुजर रहे हैं, देख रहे हैं टाइम के ऊपर, पंक्चुअलिटी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। और वो जो क्वालिटी नज़र आती थी जिसमें हम एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि इंडिया की मूवीज और पाकिस्तानी ड्रामे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंडिया के ड्रामों ने पाकिस्तानी ड्रामों को बीट कर दिया है। टर्की के ड्रामे आ गए अब तो। एब्सोल्युटली। इसके बारे में और बात करते हैं जी, लेते एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके कि क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है, आपका वो जो वाइब्रेंसी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर कामयाब होना है तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। जैसे हमारा आम तौर पे होता है कि इंडिया पाकिस्तान से हम आए, आजकल ख़ास तौर के ऊपर पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं कि यार वहाँ भी हमारा चलता रहे, यहाँ भी चलता रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295।
Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਦਫ ਬੇਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ इसी संबंध में और जानकारी लेने कि इन्होंने एक्सपीरियंसिस तो और की कुछ सीखा जा सकता है। जी, सो जैसे आपने बात की थी कि चेंजेस जो आ रहे हैं दुनिया भर में आ रहे हैं, हम लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस में से जो हम निकलते हैं, पहले भी थे आज भी थे, लेकिन आज जो एक अलग चीज़ देखी जा रही है कि इमिग्रेशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आज ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके थोड़ा एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है। इवन सिक्योरिटी की भी बात करें, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। हर एक कोई जो आके यहाँ पे काम शुरू जो करता है, आहिस्ता आहिस्ता कई लोग तो इसी में अड़े रह जाते हैं और कई लोग जो आगे जाना चाहते हैं अपनी ही फील्ड में या किसी और फील्ड में, वो रिस्क लेके पढ़ के आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो होगी हकीकत जो है। अब बात ये आती है कि वो लोग कामयाब हुए जिन्होंने कि इनिशिएटिव लिया और बाहर आ गए। जब ऐसे लोग कुछ करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जैसे आम तौर पे ना हम कई बार ये कार्ड प्ले कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जी ये होता है वो होता है, क्या आपने भी कुछ ऐसा फेस किया? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने अभी तक ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, इत्तेफाक कह लें। यहाँ सुना मैंने बहुत है, बहुत से लोगों के साथ कि आप किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करें तो वहाँ पे जो है वो हमारे लोगों को ऊपर नहीं बढ़ने देते या जाने नहीं देते। सुना बहुत है ये, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी मैंने अभी तक ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मेरे साथ। मुझे ये लगता है कि हम अपना माइंड फ्रेम जब तक इस चीज़ से निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारे लिए ये एंड नहीं होगा। मैंने कभी अपने दिमाग में ये बात नहीं डाली कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब किस बेसिस पे होगा, क्यों होगा। अगर एबिलिटी है और अगर आप में आपको पता है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं, तो आप फिट ही होंगे। राइट। अगर आप अपना माइंड फ्रेम बना लेंगे, ये सोच के जाएंगे कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होना है, तो वो होगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं ना कि योर व्हाट यू बिलीव बिकम्स योर रियलिटी। एब्सोल्युटली। अगर आपको ये बिलीव है तो फिर आपके साथ वो वही होगा। What inspires you to do what you do? I think my family is the one that has driven me the most. सबसे ज़्यादा important होता है कि आपकी फैमिली में आपके पास सपोर्ट हो, स्पेशली हमारी कम्युनिटीज़ में एज अ वुमन बीइंग इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। मैं सिर्फ रियल एस्टेट की बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी सारे प्रोफेशंस में। वर्क लाइफ बैलेंस एक सबसे बड़ा इशू आ जाता है, और अगर आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ सपोर्ट ना हो तो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक औरतों में एक और, मैं अब एक इशू उठा रही हूँ, लेकिन औरतों में जब खास तौर पे जब मूव होते हैं यहाँ पे फैमिलीज और मर्द और औरत दोनों काम करते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के टाइम फ्रेम से, वो उस माइंड फ्रेम से आते हैं कि मर्दों ने काम नहीं करना है घर में, उन्होंने जाना है, जॉब करनी है, वापस आना है, खाना वाना सब तैयार हो, चाहे औरत काम कर रही हो या नहीं। एक और ये माइंड फ्रेम है जो चेंज होना जरूरी है अगर दोनों ने काम करना है। एब्सोल्युटली, इट इज द फैमिली व्हिच हैज टू बी गिवन द प्रायोरिटी, और इसमें दोनों का योगदान होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बात होती है कि अब तक जो आपने किया है, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपको बहुत मान हो, आप प्राइड महसूस करते हैं? देखिए, जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई आपके यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, वी डोंट हैव एनी फैमिली ओवर हियर। उस वक्त तो बिल्कुल भी किसी को नहीं जानते थे, बल्कि हरप्रीत आप यकीन करें कि वैंकूवर में इसलिए आना हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और टोरंटो का वेदर बहुत ज़्यादा हार्श था, वरना हमारे दिमाग में टोरंटो ही था, वैंकूवर में हम किसी को नहीं जानते थे। जब हम यहाँ पे आए तो हम लोगों ने पाकिस्तान से ही एक अपार्टमेंट बुक किया बगैर देखे, यहाँ से एयरपोर्ट पे पहुंचे, टैक्सी ली और वहाँ गए। दैट वाज, ये हमारी सिचुएशन थी। जब यहाँ पे मैंने रियल एस्टेट का एग्जाम दिया तो मेरे 2-3 नेबर्स ही थे जिनको मैं जानती थी, उन्होंने मुझे कहा भाई ना तुम्हारे कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, ना कोई दोस्त हैं, ना कोई सर्कल है, हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि आपका रियल एस्टेट का बिजनेस चलेगा, कैसे? बिकॉज सबसे पहले तो आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। आई सेड मुझे नहीं पता कि ये इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैं अपने तरीके से जाके काम करूंगी, एंड मैंने उस तरह से काम किया। और मेरा ख्याल में मेरी सबसे बड़ी प्राइड का वो मोमेंट ही ये था कि पहले साल में ही आई वाज एबल टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम माय कंपनी। वंडरफुल। पहले साल। सो अगेन डिटर्मिनेशन इज व्हाट यू आर सेइंग, इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स? आई डोंट थिंक सो। राइट। लाइफ में कभी भी किसी चीज़ पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो होता है वो किसी मकसद के लिए होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। राइट, सो लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस। लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, एक जो आपने बात की कि जो पाकिस्तान में आप मीडिया के साथ इन्वॉल्व थे, क्या अब भी मन में कुछ चाह है कि कुछ ऐसा कुछ समा मिले तो कुछ किया जाए? देखिए, मीडिया एक ऐसा चस्का है जो एक दफ़ा लग जाए मुंह को तो आपको वो बार बार चाहिए होता है।
In all honesty यहाँ पे कभी कोशिश नहीं की, हालांकि वैंकूवर is known for things like that, लेकिन जब आए थे तो उस वक्त सर्वाइवल के मोड में थे और उसके बाद में आप अपने बिजनेस में इतना बिजी हो जाते हैं, लेकिन हाँ कभी अगर कोई ऐसा मौका आया तो आई विल नॉट लेट इट गो 100%. वंडरफुल. एंड फाइनली जो आपने अब तक बात की उसमें बहुत कुछ नए इमिग्रेंट जो हैं सीख सकते हैं. कोई और फाइनल बिट ऑफ सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कभी भी ये ना सोचें कि अभी जो मुकाम पे हम हैं वो बस वही मुकाम एंड है. एक दफ़ा आपका एक गोल अकम्प्लिश होता है तो उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए. कभी भी ज़िंदगी को एमलेस नहीं बनाना चाहिए. मेरा ख्याल में दिस इज़ समथिंग दैट अगर सब लोग ये समझ के यहाँ पे आएँ और चलो एक मुकाम पे पहुँच के उसके आगे की बात करें और यू नो अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहें, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड रियली लाइक टू से. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस.